नमस्कार, मैं अनुभा जैन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंधित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा उक्त प्रसंग पर आज आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। मानव जहाँ एक और पर्यावरण से समानुकूल एवं सामंजस्य कर उससे अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित भी करता है। मानविक सभ्यता के इतिहास में यदि मानव संबंधों का लेखा कहें तो यह कोई अति संयुक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अन्य जीव जंतु जहाँ पर्यावरण से पूर्ण समानुकूल कर जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं, मानव अपने बौद्धिक विकास के गुण के कारण क्या करता है, इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता रहता है। और जब ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी को हम पर्यावरण का प्रदूषण कहते हैं। तो जी हाँ, आज हम अध्ययन करेंगे प्रदूषण के बारे में कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और हमें इसे कैसे रोकना है, कैसे हमें इसको कम करना है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर पाए तो यह मनुष्य जाति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, उसको ही हम प्रदूषण की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि प्रदूषण का अर्थ है, अगर आप जो हवा ले रहे हैं वह शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। आप जो जल का सेवन कर रहे हैं वो अशुद्ध जल है, या जो भूमि जिस पे कि आपका फसल उगाई जा रही है वह उपजाऊ सतह खत्म हो गई है, उसमें अधिक से अधिक हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वह भूमि या जो भी फसल हम प्राप्त करेंगे वह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। तो इसको हम प्रदूषण की श्रेणी में रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो स्थानीय या प्रादेशिक क्रियाकलाप है और इसकी जो गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है वो पर्यावरण प्रदूषण को कहते हैं। हर स्थानीय का कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, और यह आज भारत की ही समस्या नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या यह बनती जा रही है। तो समय रहते हमें अपने पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। प्रदूषण को हम सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित करते हैं, भौतिक प्रदूषण और सामाजिक प्रदूषण। तो जो सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत क्या आता है, जनसंख्या विस्फोट सामाजिक प्रदूषण हो गया आपका, सांस्कृतिक प्रदूषण और आर्थिक प्रदूषण। लेकिन हमें इनका विस्तृत अध्ययन नहीं करना है। हम आज के जो इस अध्याय में विस्तृत अध्ययन करेंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण का। ध्वनि भी एक तरह का प्रदूषण है जो शोरगुल होता है। अगर अत्यधिक शोरगुल के माहौल में मनुष्य रहता है तो उसको तनाव और बहुत सारी कुंठा, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की गई है। जल प्रदूषण से तात्पर्य क्या है, जल के ऐसे संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसे परिवर्तन या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मलमूत्र या व्यावसायिक निस्राव या किसी अन्य द्रव या ठोस पदार्थ का उत्सर्जन से है जो लोक संकट उत्पन्न कर सकता है। ऐसे हम जब जल का सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं, घरेलू बहिर्स्राव, जो हमारे घर से कचरा जा रहा है और वह जल में मिल रहा है तो वह घरेलू बहिर्स्राव के द्वारा भी जल प्रदूषित होता है। बाहित मल, जो सामूहिक शौचालय है या हमारे घरों के शौचालय से जो सीवर लाइन जा रही है और जब जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जाती है जो जल को हमारे तक पहुंचाने के लिए, और अगर किसी तरह से उसका संपर्क सीवर लाइन, जैसे कहीं कहीं पाइपलाइन टूट जाती है और उसका संपर्क अगर सीवर लाइन से हो जाता है तो वह अशुद्ध जल जब उस कॉलोनी में जाता है
तो वह बहुत ज़्यादा घातक होता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है और जल को प्रदूषित करता है। कृषि बहिर्स्राव, जो कृषि कार्य करते समय बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना, कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना या उर्वरता के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना या अनुचित कृषि पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो वह भी हमारे जल को दूषित करता है। औद्योगिक बहिर्स्राव, जो उद्योग धंधे अगर आप हैं और अगर उद्योग धंधों के माध्यम से जो उनका वो है उनको जो निकास होता है वो उसका क्या करते हैं, नदियों या तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो नदियों के किनारे या तालाब नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, मतलब उनको क्योंकि किसी भी उद्योग धंधे के लिए भी जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब वह अपना निष्कासन करते हैं अवशिष्ट पदार्थों का, वो जल में मिलता है तो वह जल को प्रदूषित कर देता है। इसके बारे में आपने मिनी मार्टा की घटना अवश्य सुनी होगी, जहाँ की पारे के कारण जल में जो पारा प्रयोग मतलब जो बैटरी बनाने की फैक्ट्री थी उसमें पारे की ज़्यादा प्रयोग के कारण वो जल जब निष्कासित होता था या तो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में वहाँ पारा बहुत पाया गया था नदियों में, और वह उसी के कारण वहाँ की बहुत ज़्यादा बीमारियों से, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए थे कि उनको बचाना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ पे हो गई थी। तो इस तरह औद्योगिक बहिर्स्राव होता है। रेडियोधर्मी अवशिष्ट एवं अवगत, जो रेडियोधर्मी जो भी परमाणु स्रोत होते हैं, तो जो उनके जब ये होते हैं तो जब ऊपर जाता है और वो नीचे उनका जो छोटे छोटे कणों रूप में वो नीचे गिरते हैं, तो इसको हम अवपात कहते हैं। और जब ये अवपात गिरते हैं तो पहले पृथ्वी पर या भूमि पे रहते हैं और अंततः ये जल में मिल जाते हैं, तो फिर ये जल को दूषित कर देते हैं। तापीय प्रदूषण के अंतर्गत जो रिएक्टर्स होते हैं उनको ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में हम जल का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, फिर उस जल को वापस निष्कासित कर दिया जाता है, तो वो जल में इसको तापीय प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और तेल प्रदूषण के अंतर्गत हम जानेंगे कि तेल जो बड़े बड़े जहाज वगैरह होते हैं वहाँ पे तेल ले जाया जा रहा है या कोई जलयान है, तेल भरा हुआ है और वो डूब गया है, उतारने चढ़ाने में जो तेल गिर जाता है तो उससे समुद्र में एक तेल की लेयर जम जाती है, इसको हम तेलीय प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। तो जल प्रदूषण पर मानव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मानव बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है, जैसे कि पोलियो, पीलिया, इनसे हैजा, डायरिया, पेचिस, कृमि, वर्ग कृमि, क्योंकि ये सारे जो हैं वो जल से ही बीमारियां पैदा होती हैं। तो जल प्रदूषण का जलीय जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे कि जो सूर्य का प्रकाश है, तो जो सूर्य का प्रकाश जो होता है आप देख रहे हैं ये आ रहा है, ठीक, ये यहाँ आ रहा है, और जब जो इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो उर्वरक पूर्ण होते हैं, चाहे हमारे घरेल से ही निकले हुए हों और चाहे कहीं से हो, नाइट्रोजन फास्फोरस रहेगा, तो वो यहाँ पे जाके यहाँ पे जल में मिल रहा है और यहाँ पे एक शैवाल की जो परत है आप देख रहे हैं वो उत्पन्न कर देगा। तो ये जब ऊपर जम जाएगी तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जल के अंदर नहीं आ पाएगा, जैसे यहाँ वनस्पति जो है ना इसके अंदर जो रह रही है उसको प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और ये मरने लगेगी, धीरे धीरे इसका अपघटन, मर जाएगी। तो जब इसका अपघटन होगा, जब मृत प्राय हो जाती है तो अपघटन होगा, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और तब क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, इवन मछलियों के लिए भी वह नहीं मिलेगी और मछलियाँ जो हैं वो मरने लगेंगी और ऊपर ये जो काई के रूप में जम जाएगी, जिससे कि सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं और मछलियों को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मीन्स पूरा जो जीव जंतु है वो पूरा चक्र ये गड़बड़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले लखनऊ की जो गोमती रिवर है वहाँ कारखानों का जो गंदा पानी छोड़ा जाता था, उस कारण से बहुत ज़्यादा जो मछलियाँ, मरी हुई मछलियों की सतह बिल्कुल ऊपर तैरने लगी थी। और जल प्रदूषण पर हमें नियंत्रण कैसे करना है, जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाना, साबुन लगाकर या कपड़े धोने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सभी प्रकार के अवशिष्ट जो है ना
या अपशिष्ट युक्त बहिर्स्रावों का नदियों, तालाबों तथा अन्य जगह पे इस तरह से उनको बहाने के लिए समुचित उपचार कर लेना चाहिए। जो उनका बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है उनको अलग कर देना चाहिए। नदियों में सबों, अधजले सबों या राख, इन सबको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। प्रदूषित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में गिराने से उसमें शैवाल की कुछ जातियां जो है ना, एवं जलकुंभी के पौधों को उगाकर पहले प्रदूषित जल को हमें शुद्ध कर लेना चाहिए। और प्रदूषण रोकने के लिए सबसे जो मेन है कि हमें रेडियो, टेलीविज़न आदि पे संचार के माध्यम से अपनी जनता को उससे सचेत करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया है: वायु में विभिन्न पदार्थों की वह सांद्रता जो कि मानव एवं उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, वायु प्रदूषण के अंतर्गत आती है। जब वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वायु प्रदूषित हो जाएगी। क्योंकि ऐसा हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो भोजन के बिना कुछ हफ्तों तक और जल के बिना कुछ दिनों तक लेकिन जिंदा रह सकता है, लेकिन वायु के बिना वह उसका जीवित रहना बिल्कुल असंभव सा है। मनुष्य पूरे दिन में जितना भी ग्रहण करता है उसका 60% वो है उसके जो वजन से होता है, उसका जो वायु रहती है, वायु वो ग्रहण करता है। इतना ज़्यादा 22,000 बार वो सांस लेता है, उसमें करीब 16 किलोग्राम जो है वो वायु ग्रहण करता है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वायु हमारे लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है। और जब यही वायु हमारी प्रदूषित हो जाती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पे संकट गहराने लगता है। दहन प्रक्रिया द्वारा वायु प्रदूषण होता है, चाहे वो घरेलू पदार्थों का दहन, जैसे रसोई घर में खाना बन रहा हो या कारखाने में चिमनी के कोई किसी भी तरह से हो, कृषि कार्यों के द्वारा पेस्टिसाइड का जो छिड़काव हो रहा है वो वायु में उसके कण मिलते हैं तो भी वायु को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक निर्माणों के द्वारा जो औद्योगिक निर्माण हो रहा है उसके द्वारा जो उसके कण हैं जो चिमनी के द्वारा जा रहे हैं वो भी वायु को प्रदूषित करते हैं। विलायकों के उपयोग के द्वारा, जैसे कि किसी फर्नीचर पे पेंट हो रहा है, स्प्रे पेंटिंग हो रही है, तो जो उसके छोटे छोटे से कण हैं, डस्ट पार्टिकल टाइप के, वो वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। आणविक ऊर्जा संबंधी परियोजनाएं हैं जो कि भी वायु को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इनका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, इनको छोड़ दिया जाता है और जब इनके जो रिएक्टर से छोटे छोटे कण वो वायुमंडल में फैलते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो मानव स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव को जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है और अगर वह अशुद्ध वायु का सेवन करेगा तो उसको श्वसन से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर शुद्ध वायु नहीं रहेगी तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब वायु में अशुद्धि रहेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण रहेंगे तो एक कोहरा सा, एक धूमिल फॉग टाइप का जमा रहेगा। तो क्या है ना, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो जब जो पेड़ पौधे जो हैं वो अपना जब खाना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि जीव जंतु जो है उनको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब इनको सांस लेने में दिक्कत होगी, मनुष्य को भी होगी। तो इस तरह से वायु प्रदूषण को आप देख रहे हैं कि किस तरह की ये चेन बनी हुई है और किस तरह से हमें प्रभावित कर रही है। तो वायु प्रदूषण, फिर जलवायु और मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कहीं कहीं की जलवायु को आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जलवायु बहुत गर्म होती थी, वहाँ बहुत ठंडी होने लगी, और जहाँ बहुत गर्म थी, जहाँ बहुत ठंडी थी वहाँ बहुत गर्म होने लगी। तो किस कारण से हो रहा है? वायु प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका अगर इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कण हैं वो बढ़ते गए हैं और पृथ्वी पर ताप है या गर्माहट जो बढ़ती जाएगी, उसका लेवल एक बढ़ जाएगा, तो अंटार्कटिका और आर्कटिक पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल जाएगी, ठीक है ना। तो जब समुद्र तल की पिघलेगी तो जो समुद्र तल की जो 100 मीटर के करीब ऊपर जो आ जाएगा, अभी जो इतना नीचे बह रहा है, और पानी ओवरफ्लो हो जाएगा
और पूरी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी और फिर मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त होने का डर है। तो समय रहते हमें चेतना है और इन प्रदूषण को रोकना है। इमारतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो इमारतें हैं मुख्य रूप से संगमरमर की बनी होती हैं और साथ में कांसे का भी प्रयोग होता है। तभी जो कि मथुरा रिफाइनरी हमने सुना था ना कि उसके जो ज्वलित इतना विषैला पदार्थ जो निकल रहा था और वह क्या करता था कि ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। तो इसलिए जो हमारा इमारतें हैं इस तरह से इससे प्रदूषित हो जाती है, इन पर भी फ़र्क पड़ता है। दृश्यता का प्रभाव हम देखेंगे कि दृश्यता जो होती है कि जब वायु प्रदूषण होता है, हमें भी बताया था आपको, तो अगर जो फॉग एक जमने लगता है ठंडियों में, हमने महसूस किया होगा इसको, तो वो फॉग और या कोहरा इतना ज़्यादा होता है कि हमें 1 मीटर अपना अंदर बाहर सामने की चीज़ भी अच्छे से नज़र नहीं आती है। तो इससे क्या है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, हमें कमी मतलब देखने में हमारी कमी आ जाती है। वायु प्रदूषण को हमें नियंत्रित करने के लिए वायु प्रदूषकों को ऊपरी वायुमंडल में विस्तृत एवं प्रकीर्ण करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ना। रेल यातायात में कोयले अथवा डीजल के इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजन का प्रयोग किया जाना, जो कि अब हो रहा है। हम इसमें सचेत हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हमें और बहुत कुछ करना है। मोटर वाहनों का रखरखाव ठीक से किया जाए। कार्बोरेटर की जो सफाई होती है, सफाई हो रही है, तो उससे क्या होता है, अगर सही समय पे करते रहेंगे तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना, कम होगा। और लेड रहित पेट्रोल ईंधनों का प्रयोग करें, क्योंकि पेट्रोल में लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि वायु को प्रदूषित करती रहती है। पुराने वाहन के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और जिन ईंधनों का प्रयोग किया जाए वह ऐसा हो कि दहन क्रिया के द्वारा उसका ऑक्सीकरण पूर्ण हो जाए, है ना, ताकि कम धुआं, मतलब वो पूर्ण रूप से जल जाए। अगर आप लकड़ी जला रहे हैं, आपने देखा होगा वो लकड़ी गीली है और या तो उस पर आपने पानी डाल दिया कुछ भी, तो धुआं जो उसका निकलने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब हम जानेंगे कि मृदा प्रदूषण। मृदा हमारा जो भूमि, मृदा प्रदूषण मृदा में ऐसे रसायनों या पदार्थों की मौजूदगी को संदर्भित करता है जो सामान्य सांद्रता की तुलना में अधिक सांद्रता में अनुपस्थित हों या उपस्थित होते हैं, तो उसका गैर लक्षित जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम भी होंगे तो भी और ज़्यादा होंगे वो भी, तब वह मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो भूमि प्रदूषण के क्या कारण हैं कि भूमि प्रदूषण के लिए हमें अनुचित कृषि पद्धतियां हैं, उनको नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है, आप अनुचित रूप से कृषि कर रहे हैं, तो जो और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो हमारी भूमि को जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। पानी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसके जो उपजाऊ मिट्टी है, ऊपर की उपजाऊ परत है, वो बह के जल में मिल जाएगी और मिट्टी की उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा। अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, जो आपके अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन अगर आप करेंगे, जो आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही अपशिष्ट पदार्थों का आपको उचित रूप से प्रबंधन करना है। खतरनाक रसायनों और परमाणु कचरे को असुरक्षित भंडारण नहीं करना है, उनको सुरक्षित तरीके से आपको रखना है। कुप्रबंधन, लैंडफॉल से रिसाव, अगर आपने देखा है, देखिए एक कचड़े का एक ढेर लगा है, दिख रहा होगा आपको, और अगर आप इस कचड़े के ढेर में पानी पड़ जाएगा, एक लेवल, ठीक, तो वो पानी नीचे हो जाएगा और उसमें फिर इस तरह के लैंडफिल का रिसाव होगा जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। और घरों और औद्योगिक संयंत्रों और खनन से जो निकलने वाला कचरा है, अनियंत्रित अगर डंपिंग, कहीं भी उसको डंपिंग कर दिए, कहीं भी, उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, तो हम इस तरह से अपनी भूमि को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। भूमि प्रदूषण के जो प्रभाव हैं, क्या होता है, जलवायु पर प्रभाव, इसका जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कैसे कि अगर हमारी भूमि उपजाऊ नहीं है, ठीक है ना, या वहाँ पे जंगल नहीं लगे हुए हैं, या वनों का हम दिन पे दिन जो कटाई होती जा रही है, तो भूमि कटाव रुक रहा है,
और उपजाऊपन भी खत्म होगा जब भूमि को पकड़ती हैं, पेड़ की जड़ें हैं जो भूमि को पकड़े रहती हैं और जो उपजाऊ सतह को, तो वो बह नहीं पाती है जब तेज़ बारिश होती है। तो उससे क्या है, अगर जलवायु हमारी प्रभावित हो रही है, बारिश की कमी होती जा रही है, गर्माहट या जो ताप है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और जैव विविधता पर भी प्रभाव हो रहा है। बहुत सारी जो जातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि जो वन में रह रही थी बहुत सारी जातियां, वो क्या हो रहा है, अगर हम जैव विविधता पर और प्रजातियों का लुप्त होना, इनको अगर मिला के देखें तो आप समझेंगे कि जब वन क्षेत्रों की कमी आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि हम उनकी कटाई कर रहे हैं। ठीक, कटाई कर रहे हैं तो जो सबसे पहले तो भूमि का कटाव नहीं रुक रहा है, उसका उपजाऊ तत्व भी नहीं रुक रहे हैं, और वनों के कम होने के कारण जो है वो प्रजातियों को, जो बहुत इस तरह की दुर्लभ प्रजातियां थी जो वनों में निवास करती थी, उनके पास कोई स्थान ही नहीं बचा है। तो इस कारण से भी कि वो विलुप्त होती जा रही हैं, दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो हमें देखने को भी नहीं मिल रही हैं। अब हम जानेंगे जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन क्या होता है कि जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक होते हैं डीडीटी, ठीक, डीडीटी का नाम सुना हो, इनका हम छिड़काव करते हैं। ठीक, अगर इनका किया तो आपने क्या हुआ, केंचुए ने उस चीज़ को खाया, जो भी जहाँ छिड़काव किया गया वहाँ खाया। ठीक, एक केंचुए ने, दो केंचुए, सारे केंचुए ने उसका सेवन किया। फिर गिद्ध या बाज जो आया, चील जिसको बोलते हैं, वो आया और उसने केंचुए को खाया। इस तरह वह बहुत सारे केंचुओं को जब खाएगा तो क्या होता है, उसको कई बीमारियां होंगी और ये प्रजाति भी लुप्त होती जा रही। आज आपको गिद्ध देखने नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हमें जैव आवर्धन का ध्यान रखना है, और इन जो भी हमारी इस तरह की जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, अपनी जलवायु पर जो प्रभाव पड़ रहा है, इसको हमें रोकना है। भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सबसे पहले अपशिष्टों का उपयुक्त निपटान करना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका अच्छे से निपटान करिए। ऐसा नहीं कहीं पे भी पॉलीथीन, जो कि आप घरेलू तरीके से हम लोग जो पॉलीथीन जैसे कि प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है कि पॉलीथीन कहीं भी फेंक दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो दिक्कत कर जाएगी। पॉलीथीन एक इस तरह का पदार्थ है, पॉलीइथिन, ये जो बना है छोटे छोटे कणुओं की, जो अणुओं की इतनी मकड़ जाल है जिसको कि नष्ट नहीं किया जा सकता और काफ़ी दिनों तक पृथ्वी पर या हमारे वातावरण में बना रहता है। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें पहल करनी चाहिए इसको नियंत्रण की, भूमि प्रदूषण को नियंत्रण की, कि हमें जागृत रहना चाहिए, सभी को सचेत करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। और यही जो पॉलीथीन का, ये बहुत से इस तरह के पदार्थ हैं, प्लास्टिक्स हैं, इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए जहां हमें आवश्यकता हो। बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग करें जो कि शीघ्र विघटन हो जाता है, पृथ्वी उनको आत्मसात कर लेती है, पृथ्वी की सतह पे, जो भूमि की सतह पे, उस पर घुल जाते हैं। इस तरह के पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। रिसाइकिल एंड रीयूज, रिसाइकिल का मतलब है पुनर्चक्रण, ठीक है ना। पुनर्चक्रण, जैसे कि आपकी प्लास्टिक की बोतल है तो उससे प्लास्टिक बन सकता है ना, है ना, कांच है उससे कांच बन सकता है, कोई भी कांच की शीशी है ना। इस तरह से कागज़ से कागज़ का उत्पादन हो सकता है। तो पुनर्चक्रण को हमें अपनाना चाहिए। और रीयूज़ का मतलब है, जैसे कि आपने एनवलप आप देख रहे हैं, आजकल पेपर के एनवलप चल रहे हैं, पॉलीथीन्स बंद हो गई हैं, तो ऐसा नहीं कि एनवलप हम लेके आए और उसको मोड़ के फेंक दिया, नहीं, वो एनवलप्स आपको और चीज़ों के लिए काम आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट में जाएं और आप अगर अपने कपड़े का थैला ले जा रहे हैं और कोई थैला, तो उसको लेके जाइए, नहीं, बार बार उसका प्रयोग कीजिए, रीयूज़ कीजिए चीज़ों का। कोशिश कीजिए कि हम जो और संसाधन हैं उनको बचा पाएँ। संसाधनों का प्रभावी उपयोग करेंगे, अगर प्रभावशाली तरीके से उपयोग करेंगे, कम उपयोग कीजिए, जो आपको आवश्यक है उनका ही आपको प्रयोग करना है। इमारती लकड़ी है जैसे संसाधन, अगर इसको हम देखते हैं तो उसको उसी तरीके से प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपने इतना काट लिया, प्रभाव उचित विधि का उधर पे आपको अपनाना है, उसको उतना ही काटना है जितना कि वो आगे चल के बढ़ जाए और आप पर्यावरण से उसका अपघटन या नष्ट ना होने पाए। अब ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में जो 3R की भूमिका में हम देखेंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इनको बड़े अच्छे से समझेंगे।
प्राकृतिक संसाधनों का कम मात्रा में प्रयोग करना है, रिड्यूस करके, कम मात्रा। ऐसा नहीं आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल करना है, हम उसके बिना तो हमारा जीवन असंभव है, लेकिन कम मात्रा में, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना है। चीज़ों का पुनः उपयोग करना, रीयूज़, मैंने आपको बताया, आप कोई भी कागज़ का एनवलप है या आप कपड़े का थैला है, उसको बार बार आपको प्रयोग करते रहना, उसको धो लीजिए। अगर अभी आप मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं कि मास्क को यूज़ किया फेंक दिया, नहीं, वो हमारी प्रकृति को और ज़्यादा नष्ट कर देंगे और ज़्यादा संकट वाली स्थिति पैदा कर देंगे। उसको धो के हमें प्रयोग करना है, और अगर हमें उसका विकार है तो उसको सही तरह से कंपोस्ट करना है। चीज़ों को रिसाइकिल करें, पुनर्चक्रण। वही कांच की बोतल है तो कांच उससे बन सकता है, कागज़ से कागज़ बन सकता है, प्लास्टिक से प्लास्टिक का हम उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस विधि को वहाँ पे अपनाना है। जो अगर अब प्रशिक्षण का सारांश रूप में हम देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास ने जहाँ वर्तमान मानव को अनेक सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं पर्यावरण को अत्यधिक प्रदूषित किया है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित किया है, और यह क्रम अधिकाधिक होता जा रहा है। जल, वायु, मृदा, ध्वनि, सारे ही विकिरण जो हैं आज प्रदूषण के, आज विश्व की प्रमुख समस्याएं हैं। ये भारत की ही प्रमुख समस्याएं नहीं है, पूरे विश्व की ये प्रमुख समस्याएं हैं। अगर हम जल प्रदूषण के माध्यम को समझें तो आपको पता है कि जो मनुष्य है उसका अधिकतम जो उसका वजन होता है उसका 60% जो है वो जल ग्रहण करता है वो, ठीक है ना। और जो अधिकतर जो हमारी वनस्पति होती हैं, कुछ कुछ वनस्पति तो 95% तक उनके अंदर जल का भाग होता है। तो आप खुद समझिए कि जल हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है, और अगर हम इस जल को प्रदूषित कर देंगे, उसका सही से प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर हम उसको आगे की जनरेशन को क्या दे पाएंगे, और हम कैसे अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे, चाहे वो जलीय जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो। क्योंकि अगर दूषित जल उनको भी मिलेगा, खेतों में छोड़ दिया जाएगा, तो उनके लिए भी वह नुकसानदायक, क्योंकि जब वही वनस्पति का सेवन हम करेंगे तो हमारे लिए भी नुकसानदायक। इसी तरह से वायु प्रदूषण को भी हमने जाना कि अगर वायु में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कण बहुत ज़्यादा विद्यमान हो जाएंगे तो भी हमारी वायु प्रदूषित हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो नष्ट होने की कगार पे हो जाएगा। हमारी चाहे भूमि प्रदूषण है, जिसको भी हमने जाना, अगर हमारी भूमि प्रदूषित होगी तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक वन वृक्षारोपण करना है। एक विधि आई है कि आप छोटे से एरिया में भी बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं सघन, तो वो आपका वन क्षेत्र माना जाएगा। तो जी हाँ, अब जो मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जिन बुक्स का प्रयोग किया है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि माया शुक्ला जी द्वारा लिखित है, एवं WW निम्मी लर्निंग ऑनलाइन, इसका मैंने प्रयोग किया है आपको पढ़ाने के लिए। और जो ये अध्ययन है हमने आज पढ़ा कि प्रदूषण क्या है, हमें इसे कैसे रोकना है, यह हम सभी का कर्तव्य है, विशेषकर आप लोगों का, क्योंकि आप हमारी युवा पीढ़ी हैं। आपको सबको मनोबल, सबको इसके लिए आगे बढ़ाना है। आशा करती हूँ कि आज का प्रशिक्षण आपको बहुत अच्छा लगा होगा और भविष्य में मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।